तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसको क्यों कहा जाता है हम आगे बताएंगे, और कैपिटल बजटिंग इसका मेन पार्ट जो है, ठीक है। ओके, चलिए बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर क्यों कहा जा रहा है इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। So in this chapter of financial management, no one should disturb. Understand the point. So in this chapter of financial management, we'll study about the investment decision. What is the meaning of investment decision? Look at here. Suppose we have to invest in a project. कोई एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। मान लो ये प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, या फिर आप कोई एक मशीन, बहुत बड़ा मशीन लगाओगे। ऑल दीज आर कॉल्ड द कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब यूँ नहीं कि कोई छोटा सा, मतलब सपोज कि माल खरीदे आप, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल खरीद लिए हो, सॉरी इन्वेंटरी खरीद लिए हो, स्टॉक खरीद रहे हो, इन्वेंटरी नहीं खरीदते हैं, गुड्स, ठीक है, या फिर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो। ऑल दीज आर नॉट कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट ना, सैलरी पेमेंट कर रहे हो, नॉट कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स so acquiring the long term assets like the plant factory and all these things, understand the points. So long term assets acquire करना, that as this needs huge cost, you know, as this huge cost, बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, मानो आपके पास अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं, तो जैसे कि प्रोजेक्ट्स 1 2 3, छोटा सा थ्योरी इसके ऊपर भी बात कर देंगे आज क्योंकि शुरू हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा ही मतलब क्लास ही पढ़ाते रहेंगे, कुछ नहीं। नेक्स्ट कुछ दिन 10 दिन क्लास करेंगे, पूरा कंप्लीट होना है और ख़त्म भी होना है, कोई समस्या ही नहीं। तो प्रोजेक्ट आपके पास है, ऑप्शन है 1 2 3, दिस विल बी सो मच बेनिफिशियल। जो गधे नहीं आए उनका कान पकड़ के बुलाया करो, समझ में आई बात, यही बात है। तो प्रोजेक्ट्स 1 2 3 आपके पास ऑप्शन है, तो ये एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट, आप कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, क्योंकि ये लाख ऑफ रुपीज भी हो सकते हैं, करोड़ ऑफ रुपीज भी हो सकते हैं। सपोज आप प्रोजेक्ट 1 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो सकता था प्रोजेक्ट 2 और 3 प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा मुनाफा देने वाले थे, लेकिन यहाँ पे आप फंस गए क्योंकि प्रोजेक्ट 1 जो लॉस मेकिंग था इसमें इन्वेस्टमेंट गया। तो कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट हाईली प्रॉफिटेबल है, कौन सा लीस्ट प्रॉफिटेबल है? हमको लगाना पड़ेगा कैपिटल बजटिंग का टेक्निक्स, समझ में आई बात। देयर आर फ्यू टेक्निक्स which based upon which we decide on which assets or project we are going to invest, understand the points. So that will be determined on so many factors, बहुत सारे फैक्टर्स। हम प्रॉफिट देखेंगे, उसका पे बैक पीरियड देखेंगे, उसका ड्यूरेशन देखेंगे, डेप्रिसिएशन देखेंगे, सब कुछ देख करके हम डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट या फिर कौन सा मशीन के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बिकॉज दिस in cost and this involves crores of rupees, lakhs of rupees. That's why once a machine purchased or a plant installed, it cannot be revocable, it cannot be reversed, understand the points. That's why तो करोड़ों रुपया फंस जाएंगे हमारे, इसलिए हम बहुत सारे टेक्निक्स को अप्लाई करके हम देखेंगे कि कौन से ऑल्टरनेटिव हमारे लिए अच्छा होगा, उस ऑल्टरनेटिव को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी समझ में आ रहा है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात क्या है, यही बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो चलिए, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस अवेलेबल प्रोजेक्ट्स upon which we are going to invest or will invest. Obviously the best profitable and the highest profitable one, highest yielding one will be selected, and how we will find out which will be the least profitable, which will be the highest profitable, that based upon some techniques. These are called the capital budgeting techniques. Why the term capital budgeting, बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हो देख लो। सबसे पहले तो कैपिटल बजटिंग बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सबसे बड़ा चैप्टर क्या होता है, कैपिटल बजटिंग। क्या बात होता है कैपिटल बजटिंग के मतलब, यहाँ पे दो टर्म्स है जैसे आपको दिख रहे हैं, एक तो कैपिटल, दूसरा है बजटिंग, ठीक है ना। शॉर्ट में जाएंगे, ऐसा बात नहीं कि डिटेल में जाएंगे। जिसको डिटेल चाहिए इस सारे नोट्स की स्क्रीनशॉट कर सकते हो, और आपको पता है ये कैसे होशियारी लगाना है। सारे थ्योरी नहीं पढ़ाए जाएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज स्किप किए जाएंगे, थ्योरी स्किप किए जाएंगे, तो हम समझा देंगे, सिर्फ आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। हमारा मेन मुद्दा जो है आप एग्जाम दे सको, ठीक है ना, और वही स्टूडेंट को चाहिए। फालतू का भाषण किसको इंटरेस्ट है। तो लेकिन ऐसा भी तो नहीं होगा कि आप सब कुछ समझ जाओगे ना भाई, ठीक है। एक तो बात यही है, देख लो, इस भ्रम में मत रहो, सारे एग्जाम तो ऑनलाइन है, कोई समस्या नहीं। चाहे आप पढ़ाओ नहीं पढ़ो, शिकायत नहीं है, सर एग्जाम ऑनलाइन है बाबू, एग्जाम ऑनलाइन है, पूरा परफेक्ट सही आपके फेवर में। लेकिन बाद में आपकी जो करियर है बाबू, जो प्लेसमेंट है बाबू, जो इंट्रांस है बाबू, जो इंटरव्यू होने वाले हैं, हो सकते हैं ऑनलाइन नहीं होंगे। समझ रहे हो धोखा कितना बड़ा हो रहा है। तो
अब ये नहीं है कि ऑनलाइन हो रहा है, जो ये कॉलेज के हाथ में नहीं कि आपके हाथ में नहीं, ये दुनिया का परिस्थिति है, ठीक है ना, कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए चलो जो भी हो। तो कैपिटल बजटिंग हम समझा दिए, देखिए शॉर्ट में जो समझाना था हम समझा दिए, आपको कंक्लूजन मिला है, ठीक है। तो बात ये है कि कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कैपिटल बजटिंग, तो हाउ मच कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड एंड हाउ मच कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड इन द कैपिटल assets. Oh, again, how much capital will be invested in the capital assets, that is budgeted, that is estimated. अब समझ में आ गया बात? हाँ समझ में आ गया। तो किस में इन्वेस्ट करना है? कैपिटल असेट में कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट या फिर बजट करना को कैपिटल बजटिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत सही। तो ये पर्पज क्या है कि हमारा बहुत सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहा है, मेजर एक्सपेंडिचर हम खर्चा कर रहे हैं, तो बिल्कुल जरूरत है उसको कैपिटल बजटिंग करना। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमारे पैसा पैसा फंस जा रहा है। ई रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक प्लांट आप एक बार बना दिए हो तो दोबारा उसको फिर उस प्लांट से पैसा आप नहीं निकाल सकते हो, पैसा डूब गया मतलब डूब गया। तो दिस इज ई रिवर्सेबल प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी नीड टू बजट प्रॉपर्ली बिफोर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल एसेट्स। अच्छा ये बात कर चुके कॉम्प्लेक्स डिसीजन, इट रिक्वायर्स टू मच कॉम्प्लेक्स डिसीजन, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर अकेला बात नहीं कर सकता है। फाइनेंस मैनेजर एक्सपर्ट हायर करता है, जैसे कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ठीक है ना, ये सबको एस्टिमेट करता है, और लॉ के हिसाब से आ रहा है कि नहीं तो लॉयर भी लेता है। फिर फाइनेंस मैनेजर जनरल मैनेजर को बात करता है और बाद में मैनेजमेंट को जाता है। तो मैनेजमेंट अगर अप्रूव करता है तो सिर्फ और सिर्फ जाकर के ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। तो इट रिक्वायर्स टू कॉम्प्लेक्स डिसीजन, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर ए सिस्टमेटिक बजटिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस आप एक बार देख लो। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस आप सवाल कह सकते हो, ठीक है। तो सर आप बता भी देंगे पहले सवाल क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन, लिखो व्हाट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन और कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। व्हाट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन और कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स। बस इससे आगे अगर सवाल आ जाए ना फिर हमको बताना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ नहीं आना है। फिर से सर एक बार, व्हाट इज, यही तो बता रहे हैं, क्लास करने का तो यही फायदा है, और क्या बताएंगे बताओ। वही तो बात है, जो मुद्दा है वही तो चाहिए, हम भी वही बता रहे हैं। आपको एग्जाम देना है, हमको एग्जाम समझाना है, बस। तो व्हाट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन और कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, तो कैपिटल बजटिंग का प्रोसेसेस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट आर द कैपिटल बजटिंग प्रोसेसेस आपको प्रोसेस करना है एंड इट्स टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग का टेक्निक्स जो है, 5वां टेक्निक अगर समझा दिए तो बढ़िया है, बस इतना ही है, कुछ नहीं, 3 पेज लिखना है बस। अब कहा जा रहा ऑनलाइन छोड़िए, एग्जाम के लिए ही हमेशा 300 वर्ड एक्स्ट्रा वो सब एक्सप्लेन करने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी में पढ़ भी लो, फायदा है, ठीक है ना। ज़िंदगी में इसके बाद एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन जो पढ़े हो वो काम में आएगा, समझ में आई बात। 6 महीने के बाद ना एग्जाम दे रहे होगे, लेकिन ज़िंदगी तुम्हारा एग्जाम लेता जाएगा, नौकरी तो करना है ना भाई। आगे देखो, तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप आपको करना है प्लानिंग। प्लानिंग फॉर व्हाट, प्लानिंग फॉर व्हाट, किसके लिए प्लानिंग करोगे? देखो हम बता रहे हैं, कैपिटल के लिए प्लान करोगे, समझ रहे हो कि नहीं बात। फिर आप प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान करोगे, प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान करोगे। कहाँ से फाइनेंस होगा उसको क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कहाँ से फाइनेंस होगा इसके लिए प्लान करोगे। ये हो गया प्लानिंग। आगे थ्योरी है, एंटायर थ्योरी है जो कि आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। नंबर 2 इवैल्यूएशन। नाउ ईच प्रोसेस, ईच प्रोजेक्ट्स अल्टरनेटिव, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपके पास अल्टरनेटिव कितना है? मैनेजमेंट पढ़े हो ना, कैसे सिलेक्ट किया जाता है प्रोजेक्ट। तो 1, 2, 3 आपके पास कितना प्रोजेक्ट है? 3 प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट के अल्टरनेटिव्स हैं। तो इवैल्यूएशन होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 ऑप्शन इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद सपोज सिलेक्ट किए हम, कौन सा? 2 वाला प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किए। फिर क्या होता है? इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, समझ में आई बात। इस प्लान, कोई प्लांट फैक्ट्री लग नहीं रहा तुरंत, बोल रहे कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस प्लान को, बोलता है जरा, ठीक है। तो 2 नंबर में उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, समझ में। हम फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, वो तो मैनेज करेंगे, वर्क्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, वो अपना काम करेंगे। हम फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, हमको प्रोडक्शन नहीं करना है। जब हम एफएम पढ़ रहे हैं तो हमको कोई लेबर मजदूरी नहीं करना है, वो हमारा काम नहीं, हम ऑफिसर हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ हिसाब लगा रहे हैं, समझ में आई बात। और वो भी एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजर की तरह, समझ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजर का
पता भी है कोई एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर का सैलरी 1 लाख का नीचे तो किसी को मिलता नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलो तो इम्प्लीमेंटेशन, अरे ये जो कोई छोटा मोटा है वो सब की बात नहीं कर रहे हैं। सेल का फाइनेंस मैनेजर पूछ दिया करो कभी, 2 लाख 2.5 लाख तो सैलरी होगा। जनरल मैनेजर तो वो तो बहुत बड़ा चीज़ है। आगे देखो, तो कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन के बात हो गया, फिर क्या होता है कंट्रोल, हाँ नेक्स्ट वीक। सो हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देखोगे आप कुछ कॉस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमको कंट्रोल भी करना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट। कंट्रोल क्या होता है, देखिए हम दो तरह की चीज़ें बता दें किसमें कंट्रोल कर सकते हैं। दो चीज़ें, या तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, दिखाएंगे अभी कॉस्ट सेविंग मेथड। कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, कॉस्ट सेविंग मतलब जो खर्चे हो रहे हैं आपकी इस प्रोडक्शन के ऊपर, दिमाग लगा कर कॉस्ट सेविंग करो। या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम का मतलब समझ रहे हो, मतलब 9% में आप फाइनेंस कर रहे थे, कहीं ना कहीं 7% में फाइनेंस करवा दो, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंट्रोल हो गया। या तो रेवेन्यू बढ़ाओ, या तो रेवेन्यू बढ़ाओ, कोई भी दिमाग लगा के फिर रेवेन्यू बढ़ा दो, हो गया। रिव्यू, नेक्स्ट वीक यू हैव टू रिव्यू, दैट मीन्स जो प्लान इवैल्यूएशन सिलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल हम कर रहे हैं, क्या वो सही मायने से चल रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एंड दिस रिव्यू रिपोर्ट आपको भेजना होगा मैनेजमेंट को। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। हो सकता है हर एक में नाक मैनेजमेंट नहीं घुसाएगा, लेकिन रिव्यू खुद मैनेजर करेगा, ये जो मैनेजमेंट करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था प्लानिंग इवैल्यूएशन सिलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। सो मेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अदरवाइज यू विल फाइंड इट लेटर, नो प्रॉब्लम। देन रिव्यू यहाँ पे लिखा भी बात है, रिव्यू, ठीक। चलिए लेट्स गो मूव इट। हाँ, तो नाउ देखो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, तो बताए थे हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें पक्का रहा होगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बाबू बता दे रहे हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स सवाल थ्योरी में नहीं आएगा और सवाल बनाया जाएगा, ऐसा तो इतिहास में नहीं हुआ, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स अगर यहाँ से थ्योरी आता है, यहाँ से प्रॉब्लम आता है, तो सर डायरेक्ट बता दीजिए हमको। बता दे रहे यहाँ पे जो लिखा हो, पे बैक पीरियड आना ही है, एनपीवी आपको आना ही है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बाई चांस आ जाता है, आई आर मॉडिफाइड, आई आर लास्ट ऑप्शन रख दीजिए, ठीक है। यही बात है, पे बैक पीरियड, नेट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तीन रहेगा, ये तीनों ही साथ में रहेगा और ऐसा प्रॉब्लम आएगा। डिस्काउंटेड पे बैक एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आई आर आर सेकेंड ऑप्शन आप रख सकते हैं, यही बात। चलिए स्टार्ट। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या मतलब होता है, दैट मीन्स सपोज हमारे पास मशीन ए है और हमारे पास मशीन बी है, समझ में आई बात। इसका दाम है 7 लाख रुपया, इसका दाम है 10 लाख रुपया। सवाल इसी पे नहीं होता है बाबू, मशीन ए 7 लाख, मशीन बी 10 लाख, कौन सा हम सिलेक्ट करें। आप ये नहीं कर सकते मशीन ए को हम सिलेक्ट कर ले क्योंकि इससे मतलब लेस एक्सपेंसिव, नो नो नो, मोर एक्सपेंसिव 10 लाख का मशीन अगर लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा लेबर कॉस्ट बचेगा, समझ रहे हो। और ये मॉडर्न है, एडवांस्ड है। नंबर टू हम बता रहे हैं, इसका जो कैश फ्लो होगा, जो रेवेन्यू होगा वो भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, हमारा कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट आप देख के नहीं बता सकते, रेवेन्यू देख के भी नहीं बता सकते, सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी बात ये है कि विच आर द वेरियस टेक्निक्स टू इवैल्यूएट द वेरियस प्रोजेक्ट्स, उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का मतलब होता है क्या, कितना कैपिटल की ज़रूरत होगा, या फिर कौन सी कैपिटल एसेट पे हम इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितना हमको रेवेन्यू दे जाएगा या फिर कॉस्ट इनकर करवा जाएगा, सब एस्टिमेट करें। तो कैपिटल एसेट्स की रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी बजट को कैपिटल बजटिंग कहते हैं। बता तो रहे हैं, आप तो लिख नहीं रहे हो, प्रॉब्लम तो आपका है। कैपिटल एसेट्स की रेवेन्यू कॉस्ट एस्टिमेशन प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेशन को कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो कौन कौन से टेक्निक्स है देखो, पहले तो कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स मतलब जहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्ट, डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग टेक्निक्स नहीं लगते हैं, समझ में आई बात। ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग, आपको डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग का ज्ञान कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों। टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। टाइम एडजस्टेड यहाँ पर नाम क्यों हुआ, क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक अगर आज तक पता है तो आपको फंडामेंटल क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल आपको कहीं पे भी यहाँ पे दिक्कत आने वाला
नहीं। समझ में आई बात? चलिए सब कोई प्रेजेंट है और ध्यान से सुन रहा है, हम देख रहे हैं कौन कौन लाइन पे है। अच्छा तो यहीं पे बात हुआ, फ़ोन में फुल स्क्रीन कर रखे हो तब दिखेगा, वहाँ पे देखो जहाँ पे प्रेजेंटेशन वाला स्क्रीन है उसके नीचे फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन है, वहाँ पे टच कर दो, हो जाएगा फुल स्क्रीन। यूट्यूब वीडियो जैसे फुल स्क्रीन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जहाँ पे कि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर का टेक्निक्स नहीं लगेंगे, ठीक है, तो बस वैसे सवाल आता भी नहीं है कोई मतलब नहीं है। टाइम एडजस्टेड मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्यों टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहा जा रहा है? बिकॉज द मनी हैज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ टाइम। आज जो 100 रुपया देख रहे हो ना, उस 100 रुपया बाबू एक साल पहले उसका 100 रुपया जितना आज के जितना परचेजिंग पावर नहीं था, आज का जितना वैल्यू नहीं था। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो 100 रुपया आज की डेट में उसका वैल्यू जितना है, एक साल बाद उसका वैल्यू कम होता जाएगा। क्या आपको पता है? हाँ, वैल्यू कम होता जाएगा। तो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी दैट डिक्रीजेस ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, आपको पता है। तो उस हिसाब से एडजस्ट भी तो करना होगा, ठीक है ना। इसीलिए तो कहते हैं अगर आज आप किसी को 100 रुपया मांग रहे हो, समझ में आई बात, अगर वो 5 महीने बाद देगा ना तो उसको 120 रुपया मांगो। अगर एक साल बाद देगा तो उसको 200 रुपया मांगो। क्यों? क्योंकि 100 रुपया में आज जितना चीज़ मिल रहा था 200 रुपया में ही जा करके उतना चीज़ मिलेगा एक साल बाद। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का चार्ज नहीं है, ऐसा बात नहीं है। टाइम के हिसाब से तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। चलिए तो टाइम एडजस्टेड के हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, एमआईआरआर है, डिस्काउंटेड पेबैक, ऐसा आपके बुक के हिसाब से जो होगा। ये थोड़ा प्रोफेशनल थ्योरी है, ठीक है। जो भी होगा हम देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का जो कुल मतलब है ये आप एक बार कॉपी कर सकते हैं, ये इंक्लूड होता है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, इसमें सिर्फ एक चीज़ होगा कि डिस्काउंटिंग नहीं लगना है, ठीक है। तो क्या चीज़ है ट्रेडिशनल, कुछ नहीं, आगे चलिए देखते चलते हैं। पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है ना। चलिए हम साथ ही साथ अब क्या करेंगे, हम एक तो काम करेंगे, हम बुक भी निकाल लेंगे। तो ये रहा बुक, फिर भी आपकी इजी एक्सेस के लिए कुछ जुगाड़ लगा रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे बैक पीरियड, ठीक है ना, समझाएंगे हम पे बैक पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल पे बैक पीरियड को समझाएंगे सवाल को दिखाते हुए। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं पे बैक पीरियड का मतलब क्या। मान लो ये हो गया टाइमलाइन, हम आपको बताए थे 0 1 2 3 4 5। तो पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? तो मान लो 0 पीरियड का मतलब क्या होता है? नाउ 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 नाउ, अभी अभी। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट किए हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट करें 5 लाख रुपए। तो एक साल में कुछ उस इन्वेस्टमेंट से ये इन्वेस्टमेंट एक प्लांट भी हो सकता है। चलिए प्लांट ही मान लेते हैं, तो प्लांट है तो ये प्लांट से रेवेन्यू तो जनरेट होगा ना। तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू जनरेट होगा। नाउ सवाल ये है कि वो अगले कितने साल में जा करके हमारा 5 साल का वसूली हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पेबैक पीरियड का मतलब होता है वसूली पीरियड। अरे वाह क्या बात है। तो वसूली पीरियड, ठीक है ना, जिस पीरियड में हमारा वसूल हो जाएगा जितना तक, मान लो 1 2 3 साल में वसूल हो जाएगा, तो वो हो गया पेबैक पीरियड। दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड द। सो आवर ये जो इनिशियल जिसको इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको इनिशियल कैश आउटले कहा जाता है। ये देखो इनिशियल कैश आउटले कहा जाता है। और हर एक साल जो आपको मिलेगा पैसा, क्या एफएम में हम बताए थे, एफएम में सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो के ऊपर बात होता है, रेवेन्यू के ऊपर भी बात नहीं होता है। कैश फ्लो समझा ही देंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये जो हमको मिलता जाता है कैश फ्लो, उसको कहते हैं कैश इनफ्लोज, ठीक है, कैश इनफ्लोज। और एनुअली मिल रहा है इसलिए एनुअल कैश इनफ्लोज। तो इनिशियली जितना हम इन्वेस्टमेंट करें उसको कहा जाता है इनिशियल कैश आउटले और इनिशियल कैश आउटफ्लो। और जितना पैसा हमको मिलते जाता है हर एक साल उसको कहते हैं एनुअल कैश इनफ्लोज। अंडरस्टैंड? ये आउटफ्लो इनफ्लो इजी बात है। ये स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं, इस पे बाद में हम आएंगे। आप डायरेक्ट सवाल पे ही आ जाओ। बात ये है कि आपके पास बुक ना होगा कुछ ना होगा, इसलिए हम ये बुक भी बना करके आपके लिए रखे हैं। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि अपना स्टूडेंट को पहचानना भी एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है, और हम पहचान रखें। नालायकों के पास बुक कुछ नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे दे रखे हैं। चलिए तो देख लो, यहीं तक नहीं बहुत आगे है, इसलिए तो हम टाइम को एडजस्ट करते हुए जा रहे हैं। 2 घंटा में बहुत आगे तक निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल हम आज जो प्रेजेंट है उनका सवाल लेंगे हम कल, और नहीं तो नहीं लेना है।
आप रैंडम क्वेश्चन कुछ भी पूछोगे हम आंसर देंगे, लेकिन जो क्लास आ रहा है देखें, समझ में आई बात, क्योंकि जिस जो एफर्ट डाल रहे हैं उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, आसान सा बात है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो वो भी एक तो काम इजी हो गया। मान लो कि आपको 15 नंबर सवाल नहीं आ रहा था, 13 नंबर सवाल नहीं आ रहा था, हो गया ना भाई काम इजी, उतना ही तो आपको चाहिए था, तो बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाला बात है कि सवाल एक क्या चीज़ लिखा हुआ है, देखो लिखा कि ए प्रोजेक्ट कॉस्ट 6 लाख, आप याद रखो, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लगा दो, फिर हम बुक से देख करके बताएंगे। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट 6 लाख यील्ड्स एनुअली प्रॉफिट ऑफ 90,000 आफ्टर डिप्रेशन, ऑब्वियसली डिप्रेशन के बाद ही तो प्रॉफिट निकलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ और है, हम बताएंगे, ठीक है। फिर लिखा 8 12.5% पर एनम बट बिफोर टैक्स, और टैक्स नहीं कटा हुआ है, तो काटना चाहिए ना, नहीं कटा, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड, ठीक है ना, उसका पे बैक पीरियड निकाल। पहले सवाल एक में ही बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 6,90,000 12.5, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए हम यहीं पे आ जाते हैं, बात करते हैं। तो सवाल एक पे हम कराते हैं। अरे भाई इतना पतला का चल रखता है। क्वेश्चन 1 में लिखा होता पे बैक पीरियड, ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। जैसे कि आपको पता है ही, बहुत ही खराब हैंड राइटिंग चलेगा, अरे कंप्यूटर है भाई, ऐसा आप थोड़ी बोल सकते हो। तो कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, अच्छा इतना पतला में नहीं दिख रहा, कोई समस्या नहीं, क्या हुआ कि हम उसका सेटिंग चेंज कर रखे थे। अच्छा तो सवाल के पास से ना 6 लाख ये मतलब, हाँ, तो यहाँ पे देखो इनिशियल प्रोजेक्ट, यहाँ पे आ रहे हैं, इनिशियल मतलब पहले का उतना इन्वेस्ट कर दिए, इनिशियल आउटले कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इनिशियल आउटले यहाँ पे जो हमारा है वो है 6 लाख रुपया है, ठीक है, 6 लाख रुपया है। तो बात यह है कि ये जो 6 लाख रुपया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, वो इनिशियली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इनिशियली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स एट जीरो पीरियड। तो एट जीरो पीरियड 6 लाख इन्वेस्ट करें, हमको 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड 5 पीरियड में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। वो कितना करके मिलता रहेगा ना, लिखा हुआ है 90,000, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह जो भी लिखा हो कोई समस्या नहीं, तो 90,000 करके मिलेगा, यही बात है लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोचने वाला बात है, 90,000 करके फिर ऑनवर्ड्स मिलता जाएगा, बहुत ईजी है सर। आप 90,000 अगर मिलेगा, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे 6 लाख, तो हमको क्या कैलकुलेशन करना है, देखो पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब फिर से एक बार बता दो, पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि 90,000 रुपीज हमको कितना साल में मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 90,000 कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना साल में मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? कुछ 6 साल 7 साल कुछ हो रहा है, बस इसी में हो जाए, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं। दिस 90,000 इज प्रॉफिट, दिस 90,000 इज प्रॉफिट, नॉट कैश, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैश फ्लो के ऊपर बात करता है, लेकिन ये जो 6 लाख था ये बिल्कुल कैश आउटफ्लो है, ये जो था ये कैश आउटफ्लो है। थोड़ा सा पहले से बताए ना, तो इतना डिटेल नहीं बताएंगे, इनफ्लो आउटफ्लो तो सबको ही पता होगा, ऐसे कोई है। तो 6 लाख रुपीज का कैश आउटफ्लो, बट दिस 90,000 इज प्रॉफिट, वो भी कुछ लिखा हुआ है बिना टैक्स वगैरह के, ये कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो कैसे मिलने वाला है, जब आप सिर्फ और सिर्फ उसमें से पैसा कितना आ रहा है, नॉन-कैश आइटम कुछ होगा उसको अगर एडजस्ट करके, एक बात है। दूसरा बात ये है कि आप एक्सपेंडिचर कुछ अगर इनकोर करना है उसको माइनस करके, कुछ रेवेन्यू आना है तो उसको प्लस करके, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद कैश फ्लो आपको मिलता है। तो यहाँ पे सवाल में लिखा भी हुआ था क्या, ये जो 90,000 प्रॉफिट है इसमें ये टैक्स नहीं कटा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कुछ बिफोर टैक्स है, तो उसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, ये बिफोर टैक्स है, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसको याद रखो, बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अभी चलिए आगे चलो, कैसे नहीं बताने वाला है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल
कैश इनफ्लो, क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो कितना होगा, 90,000 प्रॉफिट हो रहा है, 90,000 इनफ्लो होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। देखिए आप, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, समझ में आई बात। तो सबसे पहले तो आप लिख दो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समझ में आई बात, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, 90,000। तो प्रॉफिट निकल चुका है बिफोर टैक्स से, तो प्रॉफिट के बाद ही क्या होता है, टैक्स डिडक्ट होता है, समझ में आई बात। उसके बाद तो यहाँ पर टैक्स हटा दो, क्या कर रहे हैं बिल्कुल हम समझा देंगे, टैक्स, और वो भी लिखा हुआ था टैक्स 50% है, ठीक है, @ 50%। तो 90,000 का 50% कितना होने वाला है, 45,000। सिर्फ एक छोटा सा बात यहाँ पे समझने वाला है, जो बिगिनर हो, जो समझ चुके हो, थोड़ा सा देख लोगे तो कोई नुकसान आपकी नहीं हो जाएगा। बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन में स्टूडेंट गलती कर देते हैं, हम ही कॉपी चेक करते हैं, अब हमको पूछ लिया करें, ठीक है। एक बार आप समझ जाओगे उसको क्लियरली, तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी गलती नहीं होने वाला है, मेरा मानो नहीं होने वाला। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, आप सोचो ना, हमारे पास पैसा कितना आएगा हम वो हिसाब कर रहे हैं, ना ही कि प्रॉफिट हिसाब कर रहे हैं, कैश इनफ्लो। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन ही लेता है कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसको मतलब नहीं है तुम्हारा रेवेन्यू से, उसको मतलब नहीं है नुकसान और प्रॉफिट से, सीधा सीधा बताओ पैसा कितना आना है कि पैसा कितना जाना है, क्योंकि द एब्सोल्यूट मटेरियल थिंग इज द कैश, नॉट द प्रॉफिट और रेवेन्यू, समझ में आ रहा है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द एब्सोल्यूट थिंग्स, तो एब्सोल्यूट हमको बताओ कितना पैसा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 90,000, अब उसमें से टैक्स हटा दोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45,000। लेकिन एक बात सोचो, प्रॉफिट कब आता है, जब डेप्रिसिएशन हो चुका होता है, ठीक है। तो ये जो 90,000 था ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, और ऐसा सवाल में लिखा भी हुआ है, अगर नहीं लिखा होता तो अलग हो जाता, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के बाद होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45,000 हमारे पास है, लेकिन प्रॉफिट में एक ऐसा चीज होता है जो कि नॉन कैश आइटम है, उसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जो कि पहले से माइनस हो चुका होता है प्रॉफिट से, उसके बाद 45,000 हो रहा है। एक नॉन कैश आइटम को हम हटा दे रहे हैं और हम हिसाब कर रहे हैं कैश इनफ्लो, कैसे हो सकता है, हमारे पास पैसा कितना आएगा वो हम हिसाब कर रहे हैं, इसीलिए प्लस माइनस होता है, ध्यान से सुनो। आप कहोगे एफएम में जब भी प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है वहां पे डेप्रिसिएशन ऐड होता है, भाई ऐड नहीं होता है प्रॉफिट कैलकुलेशन में, कैश फ्लो कैलकुलेशन में ऐड होता है, वही तो क्लास करने का फायदा है, समझ रहे हो। तो कैश इनफ्लो हम कर रहे हैं, मतलब पैसे जो कैश आ रहे हैं, तो उसलिए कैश की कैलकुलेशन हो रहा है, ना ही कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो रहा है। तो कितना पैसा हमारे पास आने हैं, अब पैसा आने हैं, पहले से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर चुके हैं, जो कि एक नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम माइनस कर दोगे तो हमारा तो कैश फ्लो जो है वो कम दिखाएगा, ठीक है। छोटा एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है। मान लो 70 रुपया हमको कैश में मिला था सेल्स, उसमें से हम 30 रुपया डेप्रिसिएशन माइनस किए हैं, अभी 40 रुपया हमको प्रॉफिट दिखा रहा है। सही में हमको पैसा कितना मिला था, दिमाग लगाओ, सही में हमको पैसा कितना मिला था, अरे डेप्रिसिएशन हटा दिए हैं जो कि नॉन कैश है, फिर से 30 रुपया ऐड कर दो, तो ये 70 रुपया हमको पैसा मिला, समझ में आई बात। इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं, हो गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यही बात है, इसलिए डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया जाता है, तो लिखो ऐड डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बात, डेप्रिसिएशन ऐड करके लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया होगा, इसलिए हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं वो सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि जितना प्रोजेक्ट हम इन्वेस्ट किए हैं वो डेप्रिसिएट हो रहा है 12.5% पर एनम में, समझ में आई बात, 12.5% पर एनम में वो डेप्रिसिएट हो रहा है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होने हैं आपको अभी लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। 12.5% ऑफ 6 लाख, तो 12.5% ऑफ 6 लाख, समझ में आई बात, 6 लाख इंटू 12.5%, 75,000। चलिए, ये कॉन्सेप्ट जो था कहीं ना कहीं अब पहले से भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, ठीक है। 7,411, 1,10,000, 1,20,000, तो 1,20,000 अभी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ऐसा कुछ नहीं, ये कैश फ्लो हुआ, समझ रहे हो भाई, ये कैश फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एनुअल
कैश फ्लो। ठीक है, ये हो गया एनुअल कैश फ्लो। और पता है ये कैसे, इसमें यही वाला बॉग आज तक नहीं गया। और इस एनुअल कैश फ्लो जो है, चलो हाँ, इसका अगर नाम देंगे तो क्या होगा, ये प्रॉफिट देखो ध्यान से, ये जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट से टैक्स हट चुका है, बिल्कुल हट चुका है। डेप्रिसिएशन हट चुका है, हाँ, लेकिन फिर से हट बैक हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ये शब्द आपको जहां पे भी मिलेगा, ये शब्द जहां पे मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स या फिर आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब टैक्स बाद में, टैक्स हट चुका होगा और डेप्रिसिएशन फिर से एड बैक हो चुका होगा, उसका नाम होगा कैश फ्लो। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो हम कैश फ्लो क्यों ले रहे हैं, कैश फ्लो को ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम इनिशियल कैश आउटफ्लो बात कर रहे हैं, तो एनुअल कैश इनफ्लो के ऊपर बात करेंगे ना, कैश विल बी कंपेयर्ड विद द कैश ओनली। अगेन, कैश विल बी कंपेयर्ड विद कैश ओनली, प्रॉफिट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद कैश, बिकॉज आपको पता है ही कि प्रॉफिट इज नॉट द कैश। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप पढ़े हो ना भाई एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें क्या एक तो सीखे कि जितना प्रॉफिट है जरूरत नहीं कि उतना कैश होगा, जितना कैश है जरूरत नहीं कि उतना प्रॉफिट होगा। ये छोटा कॉन्सेप्ट तो सीख ही चुके हो ना। ठीक है, तो दैट्स वाई कैश विल बी कंपेयर्ड, इतना हम समझाते हैं, ठीक है लास्ट टाइम पे, लेकिन नहीं समझाना चाहिए। बात ही ऐसा है, बताता हूँ कब खत्म होगा। तो कैश फ्लो कैसे कैलकुलेशन होगा आपको पता चल गया। अभी हम लिखेंगे पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड, ध्यान से देखो। तो बात यही था, अगर आप ये चीज कर देते, 6 लाख रुपया इनिशियली आउटफ्लो हुआ है, 90,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो 90,000 कितना दिन में, 90-90 करके 6 लाख रुपया आपकी वसूली होगा। ये करने से गलत हो जाएगा, आपको निकालना होगा कैश इनफ्लो, और आपको पता चलेगा कैश इनफ्लो कितना हुआ, 1,20,000। अब सवाल ये कि 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 अगर इकट्ठा करते जाएंगे तो कितना दिन में, समझ रहे हो तुम यही बात, तो कितना दिन में आपका पैसा 6 लाख जो है वो वसूल हो जाएगा। वो कैसे निकलेगा, बहुत इजी बात है, कैसे निकलेगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 इक्वल टू 12/5, 5 ईयर्स। समझ में आई बात, 5 ईयर्स, दिस इज द थिंग। ओके, तो पे बैक पीरियड 6 लाख जितना आप इन्वेस्ट किए डिवाइड बाई 1,20,000, 5 साल में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। दिस 5 ईयर्स इज द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या हुआ कि your initial investment will be paid back, your initial investment will be paid back in such a period, in such a period, that's why it is called payback period। ठीक है, कितना दिन में आपका वसूली हो जाएगी, तो वही बात है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, इनिशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो, या फिर आउटले कहा जाता है, जो भी लिखोगे, फ्लो ही अच्छी बात है। इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, बहुत इजी, आउटफ्लो बाई इनफ्लो, खत्म। एनुअल, वो भी एनुअल होना चाहिए। अब सालाना लोगे तब ना कितना साल में निकलेगा, ये बात। ठीक, खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, ये इतना बड़ा कोई चीज नहीं था उसमें, नहीं कर सकते, छोड़ दिया करो, आगे चलो। ठीक है, ये पे बैक पीरियड के ऊपर थोड़ा सा पे बैक पीरियड, आगे यहाँ पे क्या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, बेटर इन्वेस्टमेंट कौन है। प्रॉब्लम 2, जरूरत ही नहीं।
प्लस 3x करेंगे। करते रहेंगे। प्लानिंग क्या करेगी, करना पड़ेगा प्लानिंग क्या करेगी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए एक्सरसाइज 1 2 3 तो क्या चीज़ क्या हुआ थ्री में, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अभी पढ़ेंगे। उसके बाद 4 नंबर ये 4 नंबर ठीक है। 4 नंबर की बात क्या लिखा हुआ है इसमें, अरे भाई कौन नोटिस पैटर्न देखना। हाँ एक्सरसाइज फॉलोइंग द रिलेवेंट डाटा फॉर टू मशीन ए एंड बी, क्या दिया हुआ एक बार देख लो ठीक है। ए एंड बी यही चीज है। अरे ये क्या हो गया पर्टिकुलर कैपिटल आउटले, दैट मीन्स दिस इज द मशीन ए एंड दिस इज द मशीन बी। तो इसमें लिखा हुआ कैपिटल आउटले ये 2000 रुपया लगेगा, ये 2400 रुपया लगेगा ठीक है। कैपिटल आउटले का मतलब फर्स्ट वी हैव टू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ रुपीज 2000 एंड हियर 2400। बट नेट कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में जो मिलेगा इस मशीन से, दैट मशीन विल जनरेट सम कैश। हम क्यों इन्वेस्ट करें, कुछ पैसा होगा तो फर्स्ट ईयर में ये 1000 रुपया हमको वापसी देगा, और ये 800 रुपया देगा, ये 1000 रुपया देगा, ये 800 रुपया देगा, ये 2000 रुपया देगा ठीक है। थर्ड ईयर में जब ये कुछ नहीं देता। फाइंड आउट विच ऑफ द टू इज बेटर इन्वेस्टमेंट शोइंग नेसेसरी वर्किंग। एक चीज बाबू यहाँ पे सवाल तो छोटा है, 3 लाइन में खत्म होना है, आपको 10 मार्क क्यों मिलने वाला है एक बार सोचो। मिनिमम तो 8 मार्क आपको मिल जाएंगे, 6 8 या इतना मार्क हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन 16 मार्क का नहीं मिलता है। बड़ा क्वेश्चन बहुत कम है ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल वगैरह में है, यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा कम मार्क वाला आता है। फिर भी तो 2 लाइनें 3 लाइन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए तो लिखा हुआ है 100 नेसेसरी वर्किंग। डिटेल लिखोगे, सारे के सारे वर्किंग सब दिखाने की कोशिश करोगे, डिटेल लिखोगे तब जा करके कुछ होगा ना ठीक है। तो इनिशियली हम इतना इतना पैसा फंसाएंगे और इतना इतना पैसा हमको मिलेगा। वो कह रहा है कि फाइंड आउट कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर, तो ये पे बैक पीरियड के मेथड के हिसाब से हम काम करेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के आधार पर चलिए यहाँ पे हम लिख भी दिए क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ठीक है। बेटर इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी लिख सकते हो हेडिंग ऐसा, फाइंडिंग बेटर इन्वेस्टमेंट और चूजिंग बेटर इन्वेस्टमेंट थ्रू पे बैक पीरियड। तो हम यहाँ पे डिटेल नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा, और कैसे सवाल के जवाब लिखे जाते हैं वो सब कुछ हम पहले से बता चुके हैं क्योंकि हम अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो फाइंडिंग बेटर इन्वेस्टमेंट थ्रू पे बैक पीरियड हम बताए। तो मशीन ए की पहले बात कर लेते हैं ठीक है। मशीन ए बाय ऑब्जर्वेशन भी काम कर सकते हो, धीरे धीरे सिखाएंगे पे बैक पीरियड कैसे क्या होना है। तो मशीन ए में क्या लिखा हो देखो, कैपिटल आउटले जो है आपके 2000 है ठीक है। ये इक्वल कैश फ्लो है, इक्वल कैश फ्लो है, तो ये तो आसान है ही, आप देख ही सकते हो कि पे बैक पीरियड कब अटेंड होने हैं, बहुत ईजी। तो आपको यहाँ पे मशीन ए देखो, मशीन एस पे बैक ठीक है इक्वल टू इनिशियली वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2000 रुपीज डिवाइडेड बाई एक साल में उतना उसको कितना पैसा मिल रहा है 1000। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएगा 2 ईयर्स ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, ये है 2000 रुपया 1000 करके मिल रहे, तो 2 साल में उसका हो गया। पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि आपका वसूली कितना पीरियड में हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट वीक ये हो गया मशीन ए। मशीन बी के क्षेत्र में कुछ और है, मशीन बी पे बैक पीरियड, ध्यान से देखो मशीन बी का पे बैक पीरियड काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम ठीक है। मशीन बी का हालत देख लेते हैं। मशीन बी में 2400 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन 800 मिल रहा है, लास्ट ईयर में 2000 मिल रहा है। तो इक्वल कैश फ्लो नहीं है, इसलिए इसको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, जब इक्वल कैश फ्लो नहीं होगा तो मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कब आटेन हो रहा है। तो ध्यान से देखो 2400 रुपया कब आटेन हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 800 रुपया, सेकंड ईयर में 800 1600, और थर्ड ईयर में 800 रुपया मिल रहा है। समझ में आई बात, तो ज्यादा पैसा मिल रहे हैं, इसी तो थी
दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग टू मच कॉल रिजेक्टेड। ये बात है। तो इसको कैसे पे बैक कैलकुलेशन करना है, देखिए टाइमलाइन के सहारे हम आपको थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने। तो यहाँ पे बात ये कि 0 पीरियड है, 1 पीरियड है, 2 पीरियड है और 3 पीरियड है। क्या आपको पता है 1 पीरियड का मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो 0 पीरियड में हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहा वो है 2600 रुपया, ठीक है। इसको माइनस में भी दिखा जाता है कभी कभार, लेकिन अब कंफ्यूज है तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो 2600 रुपया हम इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, यही बात है। फिर ये जो है 1 2 3 एक रिप्लाई करना होगा, सॉरी नेक्स्ट। तो 2400 जो है यहाँ पे वो कितना दिन में मिलेगा। तो इनिशियली जो मिल रहा है यहाँ पे 800 रुपया मिल रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 800 रुपया मिल रहे हैं और थर्ड ईयर में 2000 रुपया मिल रहा है। अंडरस्टैंड, presentation is going well, my whole screen is being presented, doc everything recycle bin download सभी कुछ दिखा रहा है। अभी बात है कोई समस्या नहीं, आई एम पब्लिक, माई लैपटॉप इज पब्लिक। तो देखो 2400 ये जो आउटफ्लो था कब मिल जाएगा। फर्स्ट तो आपको 800 रुपया मिल गया फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिल जा रहा है 800 रुपया। सेकंड ईयर तक जाते तक आपको कितना रुपया मिल जा रहे हैं यहाँ पे 1600 रुपया। यहाँ पे कितना तक मिला था 800 रुपया, फिर 1600 रुपया, फिर यहाँ से जाते 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 आपको 2000 मिल रहे हैं। मतलब टोटल कितना आपका पैसा हो जा रहा है, टोटल आपका 1600 प्लस 2000 3600 रुपया पैसा रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए पे बैक पीरियड का मतलब होता है 2400 रुपया। 2400 रुपया आपको मिलना है, ये 2400 रुपया। इसका मतलब ये 2400 रुपया कहीं ना कहीं इस बीच में है, यहीं पे 2400 रुपया है। तो ये वाला पीरियड कितना है, बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। नाउ 800 1600 पे कितना अडप करने पे 2400 रुपया होगा प्लस 800, समझ में आई बात। तो थर्ड ईयर में ड्यूरिंग द थर्ड ईयर हमको चाहिए 800 रुपया और यहाँ पे टोटल जो थर्ड ईयर में अर्निंग हुआ है 2000 रुपया, तो उसका फ्रैक्शन बना देंगे। अब समझ में आई बात। हमको थर्ड ईयर में चाहिए 800 रुपया, लेकिन थ्रू आउट द ईयर वी हैव ऑलरेडी अर्न ₹2000। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन 800 अपॉन 2000, ठीक है ना। चलिए सही बात है। तो कैसे कैलकुलेशन होता है पे बैक पीरियड, आप एक बार देख लो। पे बैक पीरियड इक्वल टू, ये आसान था बता दिए, लॉन्ग जहाँ पे होगा वो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हम थोड़ा सा लेंदी यहाँ पे गए। पे बैक पीरियड क्या होगा ना, 1 2 ये तो कन्फर्म है कि 2 साल तक चलेगा 1600 रुपया, तो 2 ईयर एक बार लिख दो, प्लस 2 साल में हमारा वसूली नहीं है। 800 मिला, 800 मिला, 1600 मिल चुका है, लेकिन हमको 3600 भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2400 चाहिए। इसका मतलब 2 ईयर्स फुल होगा प्लस प्लस थर्ड ईयर में आपको कितना पैसा चाहिए 800 रुपया चाहिए, लेकिन थर्ड ईयर में आपकी कुल अर्निंग क्या है 12 महीने में 2000 रुपया चाहिए। तो 800 बटे 2000, यस समझ में आई बात, यही बात है 800 बटे 2000। तो ये 2 प्लस 800 बाई 2000 जितना भी होगा वो हो जाना, यही बात है। 0.4 यहाँ पे कुछ आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि 2 और ये प्लस 0.4, दैट मीन्स ये 2 प्लस 0.4 इक्वल टू 2.4, 2.4 ईयर्स, ठीक है ना, यही बात है 2.4 ईयर्स, ठीक है। आगे जाते जाते हम बता देंगे 0.4 ईयर को आपको कैसे कन्वर्ट करना है मंथ्स में डेज में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस 0.4 का मतलब ये नहीं है, 2.4 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि 2 साल और 4 महीने, क्या ना गधे होगा, ये आउट ऑफ 10 है। 0.4 का मतलब क्या है आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 12 थोड़ी है। तो 2.4 ईयर्स हो गया पे बैक पीरियड, ठीक है। स्टार्ट, अभी लिखेंगे कंक्लूजन, या तो आप लिख सकते हो कमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है, तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू कंक्लूड। तो या तो लिखोगे कमेंट या तो लिखोगे कंक्लूजन, आपका सिद्धांत क्या रहा वो देखना चाहता है एग्जामिनर, समझ में आई बात। अगर आपको मार्क नहीं मिलने वाला, आपकी सिद्धांत क्या है, क्योंकि वो लिखा हुआ था ना, आप डिसाइड करो कि कौन सा बेहतर इन्वेस्टमेंट है, समझ में आई बात। चलिए,
तो मशीन ए का पेबैक पीरियड हम देख लिए 2 साल है, ठीक है। तो मशीन बी का पेबैक पीरियड हम देख लिए यहाँ पे 2.4 ईयर। तो सबसे पहले वसूली कौन सा हो रहा है, बहुत जल्दी हमको पैसा किसमें मिल रहा है, मशीन ए में। धैर्य रखो, लिखो पहला पॉइंट। तो कमेंट कंक्लूजन पॉइंट 1 बाय वाचिंग, लिखो बाय वाचिंग payback period only, by watching payback period only machine A, जो हम लिख रहे हैं लिखो, machine A is the better investment, समझ में आई बात। अगर पेबैक पीरियड को सामने में रखा जाए तो ए मशीन जो है वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि ए मशीन हमको जल्दी पैसा वसूली दे रहा है। लेकिन ध्यान से थोड़ा देखने वाला चीज क्या है, क्योंकि हम पानी पीने के बाद होता है। चलिए ठीक है। अब देखो बाबू, आपको 2,000 रुपया में इन्वेस्ट किए थे, 1,000 रुपया आपको मिल गया, ठीक है, 2 साल में। बात यह है कि 1,000 रुपया आपको मिल गया, 2,000 रुपया, उसके बाद क्या मिला, फुल्लू कुछ नहीं मिला। क्या आप इसलिए इन्वेस्ट किए थे मशीन में कि आपका पैसा वसूली हो जाए? अरे भाई, हम मुनाफा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किए थे मशीन पे, इसीलिए मशीन ए हो सकता है इनिशियल जजमेंट में आप हाँ कर दिए, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो 2400 रुपये में इन्वेस्ट किए थे, आपको 800 रुपया और यहाँ पे लास्ट में 2,000 रुपया मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये तीसरा साल में आपका वसूल हो करके भी और पैसा बच रहा है, ठीक है। कितना पैसा बच रहा है कोई बता सकता है? ये 3600 रुपया से 2400 रुपया हटा दो, फिर भी 1200 रुपया बच रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? फिर भी 1200 रुपया बच रहा है। इसका मतलब ये है मशीन ए का पेबैक पीरियड जो है वो शॉर्ट है, लेकिन मशीन बी पोस्ट पेबैक पीरियड भी पैसा दे रहा है, इसलिए मशीन बी बेहतर है। समझ में आई बात? तो सर हम क्या आप कंफ्यूज करवा रहे हो, कौन सा क्या लिखे? तो इसलिए बोल रहे ना हम सही है, 1 नंबर में ये लिख दोगे, 2 नंबर में ये लिख दोगे। बुक में तो सर लिखा हुआ मशीन बी बेहतर है, का मशीन बी उसका मर्जी, मैं मैनेजर हूँ, हम डिसाइड करेंगे। आप सारे के सारे ऑप्शन दे दोगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। आगे सवाल में इसे लिखा हुआ है, आप देख लोगे। फाइनेंशियल मैनेजर का ये कर्तव्य नहीं होता है कि वो फाइनल डिसीजन ले जाए, वो सिर्फ सामने मुद्दा रख सकता है। समझ में आई बात? आप कुछ नहीं कर सकते। आगे देखो, तो बात वही है, क्या बता रहे थे, हाँ यहीं पे देखो। तो मशीन बी जो है दूसरा जो था, ये 800 रुपया कवर कर रहा है और 800 रुपया यहाँ पे कवर हो गया यहाँ तक। तो इसको कहा जाता है, ये वाला पीरियड को कहा जाता है पे बैक पीरियड, ठीक है। छोड़ो, पे बैक पीरियड इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी तो कुछ पैसा मिले, कितना पैसा मिले कोई बता सकता है? अगर ये साल पूरा 2,000 मिला है, यहाँ पे 800, तो यहाँ पे कितना मिला है? 1200। दैट मीन्स कि इस फर्स्ट पर्सन में 800, दूसरा पर्सन में 1200। स्टिल वी आर सरप्लस विथ 1200 रुपीज आफ्टर रिकवरिंग आवर इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? इसलिए मशीन बी भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए लिखो नंबर 2 में लिखो बाय वॉचिंग पोस्ट पे बैक पीरियड। अरे वाह, बाय वॉचिंग पोस्ट machine B is better. Machine B is better as it gives a surplus of rupees 1,200. That is पूरा पैसा कितना था? रेवेन्यू 3600 माइनस 2400। तो मशीन बी हो सकता है बेहतर अगर हम पोस्ट पेबैक पीरियड के ऊपर कामकाज करें तो। यही बात था, ठीक। तो अभी तक पेबैक पीरियड के ऊपर बात कर रहे थे, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि शुरू हो रहा था ना, तो शुरू में थोड़ा धीरे चलना पड़ता है, ठीक है। यही तक बात है, अगर प्रॉब्लम के हिसाब से चले तो।
अगर ये आप समझ गए तो सवाल 2 कर सकते हो। सवाल 3 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है जो कि हम बताएंगे। 4 खत्म हुआ। 5 में कंप्यूट द comparative profitability under the period कंपैरेबिलिटी है। तो 5 हो सकता है जो हम 6 करवा देंगे। इंपॉर्टेंट सवाल सारे कवर अप किया जाएंगे। हमको प्लान करना पड़ता है कैसे हम चलेंगे। चलिए हम पीपीटी के ऊपर अगर चला जाए तो मुद्दा वैसे भी क्या था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पे बैक पीरियड था और ये एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड, लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड आप लिखते हो, बढ़िया से लिखे हो। अगर 4 मार्क के सवाल यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको वही ये बातें सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे लिखा हुआ है सर। हाँ ठीक है, तो उसके अंदर में आप ये भी जोड़ सकते हो। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे का मतलब क्या है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा सर 8+4 ऐसा नहीं हो सकता है क्या, +4 हो तो सकता है वही 8+8 ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मानो ना भी हो तो लिखा होगा पे बैक पीरियड जो टेक्निक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर समझाते हो अच्छी बात। तो ये आप देख लोगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये बात है, इसका कोई हेडिंग नहीं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, चलिए आप आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, बहुत इजी, एवरेज एनुअल नेट इनकम। एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, बस इतना ही तो बात है, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या दर्शाता है, बहुत इजी। ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्यों लिखा गया, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है बहुत तरीका से। अकाउंटिंग के हिसाब से जैसे आप प्रॉफिट निकालते हो उसके हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न, समझ में आई बात। तो एवरेज एनुअल नेट इनकम, ये जो नेट इनकम होता है बाबू, जैसे आप देखे हो प्रॉफिट, जैसे कि डिप्रेशन के बाद टैक्स के बाद जो होता है ये नेट प्रॉफिट ही होता है। इस नेट प्रॉफिट को डिवाइडेड बाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लेकिन कहीं पे कहा होगा कि एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर एवरेज प्रॉफिट के ऊपर निकालो, तो जितना सेल के डाटा आपके पास होगा उसका एवरेज प्रॉफिट करोगे, फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर तो बहुत ईजी है कि आपके एनुअल प्रॉफिट जितने हो रहे हैं, क्या टाइमलाइन बताएंगे, बहुत ईजी बात है। ठीक है, मान लो आपको प्रॉफिट कुल देते आ रहा है कि 10,000, 10,000, एक बात बता रहे हैं, सपोज इक्वल है, सवाल के ऊपर बात करेंगे ना, फिर 10,000 10,000 और 50,000 आप इन्वेस्टमेंट किए हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनिशियल आउटले और इन्वेस्टमेंट, और 10,000 करके आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आर कहा जाता है या फिर ARR, जो जैसा कहा रहा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आर या फिर ARR कैसे होगा ना, आपकी जितना कुल प्रॉफिट हो रहे हैं नेट प्रॉफिट, इसमें कोई कैश फ्लो की बात नहीं है। सिर्फ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ही एक ऐसा बात है जो कैश फ्लो के ऊपर बात नहीं करता, प्रॉफिट के ऊपर बात करता है। तो 10,000 करके प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइडेड बाई आप कितना इन्वेस्ट किए हो, 50,000। तो ये हमेशा अनुअल ही होना है। ठीक है, एवरेज अनुअल। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, यही बात है, कितना हो रहा है, 20%। ठीक है, 20% की प्रॉफिट आपकी हो रहा है, 10/5, यही बात है, अंडरस्टैंड। तो 20% की आपको प्रॉफिट हो। तो अगर एवरेज की बात किया जाए, एक एवरेज की बात करते हैं, सवाल 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, आ जाते हैं।
फिर अब देख लेते हैं एक बार। दिख रहा है बहुत सिंपल, लेकिन सवाल है शैतान सा, समझ रहे हो तुम? इसमें क्या बात है, अब एक बार देख लिया करो। ओ भाई, A project cost rupees 25,000 and has a scrap value rupees 5,000। समझ रहे हो? दैट मीन्स कि कोई प्रोजेक्ट है 25,000 रुपया का, उसमें स्क्रैप वैल्यू है, तो मशीन हो या प्लांट फैक्ट्री हो, उसका स्क्रैप वैल्यू तो रहेगा ही ना 5,000 लास्ट में। 5 साल के बाद ये कौन सा काम में आएगा, किसको समझ में आया? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के काम में ये आ सकता है। द नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। भाई बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्सेस मतलब ना डेप्रिसिएशन हुआ है ना टैक्स हुआ है, प्रॉफिट थोड़ी होता है, डेप्रिसिएशन और टैक्स के बाद ही होता है। देखो कैश फ्लो एक अलग चीज है, अभी भूल जाओ इसको। कैश फ्लो कब होता है? ना टैक्स भी काट दोगे, उसके बाद फिर से एड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल है। कैश बैक, जब आपको कैश फ्लो निकालना है, आप सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को फिर से एड बैक कर दोगे लास्ट। यही बात है। कुछ नालायक भाग के उनको बुलाओ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्सेस दिया हुआ है, जो कि हमको आफ्टर जाना पड़ेगा, तब जाकर प्रॉफिट होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आर और ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। यही तो बात है। ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट बोल दिया, मतलब आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है बता देंगे। ठीक है। एज्यूमिंग 50% रेट ऑफ टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। भाई आसान है, दुनिया आसान है। याद रख लो, हम डाटा याद रख रहे हैं। 5 से 7 8 10, 5 से 7 8 10 और 25 5 30। ठीक है। मेरे पास तो बुक है ही, तुम अपना देख लो। सवाल नहीं करना। छोटा सा कंसेप्ट है, इसलिए इसको समझा रहे हैं, बहुत स्पीड में जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको कहीं ना कहीं हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं डरना है। सबसे पहले ईयर लिखो, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लेफ्ट टू राइट लिखना पड़ेगा। तो थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। ठीक है। हुआ था कितना करके आपको प्रॉफिट, देख ले पीरियड 1 2 3 4 5। फिर लिखा हुआ नेट प्रॉफिट, लेकिन सब बिफर है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट, आपको पता है ये बिफर है, सब कुछ डेप्रिसिएशन टैक्स। देखो कोई मतलब का नहीं। 5 6 7 8 10 लिख दो यहाँ पे। फिर 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 लिखो रही, 10,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्सेस, मतलब ही नहीं। तो हम पहले से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हटा देंगे। ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन लिख दो, लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना, ये वाला सवाल है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड सवाल ही देख लो, क्या लिखा हुआ था उसमें कि आपका मशीन जो है 25,000 का मशीन है, स्क्रैप है 5,000 का, और 5 साल ये चलेगा। ठीक है। तो ऐसा बात है अगर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो लग जाएगा 25,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 5। ये बात। तो 20,000 बटा 4, तो 4,000 4,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, इक्वल होने हैं 4,000 4,000। हम क्या कैलकुलेशन करें कि जो प्रॉफिट दिया होता अगले 5 साल का, वो प्रॉफिट था बिफोर डेप्रिसिएशन, हम कर दिए क्या, आफ्टर डेप्रिसिएशन कर दिए। लेकिन अभी भी आफ्टर टैक्स नहीं हुआ है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो 5,000 से 4,000 चला जाएगा, ये हो जाना है 1,000, ये हो जाना है 2,000, 3,000, तो ये हो जाना है 4,000, ये हो जाना है 6,000। ठीक है। 1 2 3 4 6। ना ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेस टैक्स कर दो। ठीक है, लेस टैक्स, टैक्स का 50%, एट द रेट 50% क्या होता है, हो जाएगा 50% में क्या हो जाएंगे ये 500, 1,000, 1,500, 2,000, ये हो जाने हैं 3,000। ठीक है। तो अभी जो मिलेगा हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलने वाले हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो कितना है। हम समझा रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए कैश फ्लो की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट की जरूरत है। जबकि प्रॉफिट का मतलब ही होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है टैक्स सब कुछ जाने के बाद। तो हमारे पास बचेगा कितना, जब 50% टैक्स है तो जितना कटेगा उतना बचेगा। 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, इतना करके बच गया। लेकिन ये जो प्रॉफिट बचा,
ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,000। ये जो बचा ये प्रॉफिट, ये तो 5 साल का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही। अब हम का निकालेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। याद रख लो, ये जितना रोर मारता है ना, यहीं पे गलती है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अरोर, हम निकाल रहे अरोर, लेकिन वो क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप ऊपर लिखो एवरेज इनकम, एवरेज इनकम, ठीक है। और ये भी नेट, एवरेज इनकम नेट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट, साला एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताएंगे भाई। तो एवरेज इनकम अभी क्या होगा, इस सबको एवरेज करना है। 500, 1000, 1500, 2000, 3000, चलिए मिला देते हैं। 3 2 5000, 6000, 7000, 8000 हो रहे हैं, ठीक है ना, सही बात है। तो ये सारे मिल करके कितना हो रहा है, 8000। तो एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, तो 8000 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 साल के, डिवाइडेड बाई 5 बटे, देख रहे हो, बहुत आसान है भाई। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेंगे कि आप जितना इन्वेस्ट किए हो उसके ऊपर एवरेजली कितना इनकम हो रहा है। इतना तो इनकम हो रहा है 5 साल में, लेकिन एवरेजली लेना पड़ेगा ना। तो एवरेज आप ले जाओगे तो 8,000 डिवाइडेड बाई 5 होने हैं। अब बात यह है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा। ए भाई आसान है, आपके शुरुआती और आखिरी जितना पैसा बच रहा है डिवाइडेड बाई 2, वो हो जाता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या शुरुआती क्या आखिरी, फालतू बात कर रहे हो सर, हम फालतू कर रहे हैं। 25,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए हो, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज 25,000, हाजेस्ट स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000। शुरुआती 25,000 आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में तो 5,000 आपकी मशीन का वैल्यू बच जाएगा ना। हाँ, तो इनिशियल, दिस इज व्हाट कॉल्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आखिरी इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। माइनस करके पढ़े ना, प्लस करने के बुद्धू की तरह हम भी बात करते हैं, बुद्धू तो है नहीं। देखो बता रहे, सॉरी सर, एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट अब जितना भी कर रहे हो डिवाइडेड बाई 2। आप तो कर रहे हो इन्वेस्टमेंट 25,000, बिल्कुल सही, माइनस आपका बच जा रहा है 5,000, एकदम सही। 25,000 इन्वेस्टमेंट करो लेकिन आपका बच जा रहा है 5,000, तो आपका खत्म कितना हो जा रहा है, 20,000 डिवाइडेड बाई 2। ओ, ये बात है, हाँ भाई यही बात है, अकल आया दिमाग में, ठीक है। तो एवरेज इनकम आपका कितना हो रहा है, 1600 रुपये डिवाइडेड बाई 25 माइनस 5 20, 10,000 रुपये, ठीक है। तो 1600 डिवाइडेड बाई 10,000, 0.06 होना है, और कितना है पॉइंट, सॉरी 16.16 का मतलब ही होता है और 16%, समझ रहे हो। कहीं पे इंटू 100 लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इंटू 100 जरूर लिखोगे। अब भाई 0.16 का मतलब ही होता है तो 16%, चौथी पास हो तो भाई, तो 16% यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ गया है, समझ में आई बात। दिस इज व्हाट कॉल्ड द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो जहाँ पे आपको चाहिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसको भी साथ में लेकर के आप काम कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आपको कौन सा सवाल आ जाना चाहिए वो हम आपको बता दें। 5 तो 5 क्या पे टिका हुआ है, तो टिका भी देखेंगे। 5 आपको हो जाने चाहिए। 6 नंबर सवाल क्या कहा, ये कंपैरेटिव के ऊपर है ना, ठीक है कोशिश करो, नहीं होगा तो बता दे रहे हैं। हाँ, 6 नंबर सवाल आपको हो जाना चाहिए। 6 नंबर पे 2 चीज़ों का कंपैरिजन होगा, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिश करो, पे बैक पीरियड प्लस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों को देख करके आप डिसाइड करोगे, बहुत ईजी है। पे बैक पीरियड कम होने से अच्छा है कि ज़्यादा होने से अच्छा है, आज अभी तक जो सीखे, चलिए, पे बैक पीरियड कम होने से अच्छा है कि ज़्यादा होने से अच्छा है, लोअर होने चाहिए, लोएस्ट इज द बेस्ट, ठीक है। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होने से अच्छा है कि कम होने से अच्छा है, ज़्यादा होने से अच्छा है, हाईएस्ट इज द बेस्ट। तो आप क्या करोगे, देखोगे जिसका लोएस्ट पे बैक पीरियड होगा वो अच्छा है, जिसका हाईएस्ट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो अच्छा है। अगर ये दोनों ही किसी का सेम होगा, फेवर में जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। अगर नहीं हो रहे तो भाई अप्लाइंग योर ओन जजमेंट, जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। हम नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं बोल रहे, छठा क्वेश्चन हो सकता है हम करवा भी देंगे, लेकिन कुछ और चीज़ के ऊपर अभी हम फोकस कर रहे हैं, बात है। चलिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बताएंगे, बताएंगे, हो सकता है मिसरानियस क्वेश्चन में जब आ जाएंगे तो बताएंगे, जस्ट ए सिंगल मिनट।
यार क्या चीज है? अच्छा नोटिस था क्या? लेकिन माना बहुत कचड़ा नोटिस था। कोई समस्या नहीं। चलिए अभी आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं क्या चीज़ें। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न समझ आ गया। मिसलेनियस सवाल करेंगे, ये नहीं कि खत्म हो गया, करेंगे, लेकिन हम भी रैपिड जा रहे हैं, क्रॉस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को ही अब बात करेंगे। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो कि हम आपको बिल्कुल देखिए अच्छे से हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को समझा दिए, पे बैक पीरियड समझा दिए, उसका दोनों का डिफरेंस भी बता दिए। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ ही लोगे, समझ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, यही बात है। अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरा शॉर्ट सिग्नेचर है, कॉपी नहीं करोगे। चलिए, तो ये डिस्काउंटिंग टेक्निक्स अभी अभी आ जाएंगे। डिस्काउंटिंग टेक्निक के ऊपर, डिस्काउंटिंग टेक्निक के ऊपर मतलब अभी तक क्या हो रहा था, हमने कहीं पे भी डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर टेक्निक्स का यूज करना नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन एफएम ऐसा नहीं होता है बाबू, बिना कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग फैक्टर के तो एफएम होता ही नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता है। इसका मेन टेक्निक्स ही यही है, क्योंकि टाइम एडजस्टेड करना पड़ता है, क्योंकि पैसा का जो भाव है वो समय के साथ बदलता जाता है। समय, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। समय और स्रोतरे पैसार मूल्य बदली जाए, यही है घटना। डायलॉग टी मन रख हो, भोग मैंने उड़िया बुझे तो करिए। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स का मतलब यही होता है। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कंसिडर क्या करता है ना, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को महत्व दिया जाता है, कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए। समझ में आई बात? दीज आर नेट प्रेजेंट वैल्यू इसके अंदर आता है। और क्यों किया जाता है, क्यों मोर जस्टिफाइड, हम बताएंगे। तो दिस इज मोर जस्टिफाइड टेक्निक, मोर जस्टिफाइड टेक्निक्स, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दीज आर द साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक। क्यों ऐसा है वो अभी हम बात करेंगे, साइंटिफिक टेक्निक। तो पहले जो ट्रेडिशनल वो पुराने ढांचे में यूज कर रहे थे लोग, लेकिन 19वीं सदी में हम आ करके हम क्या किए, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स का यूज करना स्टार्ट करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। यही बात है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे तत्व जो है वो वैदेशिक तत्व है, चाणक्य जी के किताब में भी ये सब लिखा हुआ है। क्या आपको पता है? नहीं पता अभी तक। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, बहुत भाषण में आकर के डबल एंट्री बुक कीपिंग जब पढ़, कहाँ से आया है? सर इटली से आया है। समझ में? ये कौन बनाया है? सर ल्यूका पासियोली ये थ्योरी पहले दिए थे। अरे कुछ नहीं है, गधे हो तुम। ल्यूका पासियोली जहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे थे, तब इंडिया में भी यूज हो रहा था भाई डबल एंट्री सिस्टम। कैसे ना, भारतीय जो राजकोष था उसमें जो अकाउंटेंट थे, समझ रहे हो तुम, वो लोग यूज कर रहे थे। हाँ हो रहा था, चंद्रगुप्त की डिनास्टी में यूज हो रहा था। तो ये सबसे पहले तो शुरू किए थे चाणक्य जी, समझ रहे हो कि नहीं? इतना तगड़ा व्यक्ति है वो, टकला देखे। तो चाणक्य जी ने सबसे पहले शुरू किए थे डबल एंट्री बुक कीपिंग। उनका जो इकोनॉमिक्स का किताब है, अगर वो अर्थशास्त्र वो जो लिखे हैं उसमें लिखोगे, तो चाणक्य जी सबसे पहले लिखे थे। तो हम क्या बात कर रहे हैं इसके ऊपर। उसके बाद जर्मनी में भी था भाई डबल एंट्री सिस्टम, ऐसा नहीं कि इटली में ही था। बात ये होता था कौन इसका पेटेंट बना दिया, समझ रहे हो, कौन होशियार व्यक्ति निकला जो उसका पेटेंट बना। और कोई अंग्रेजी होगा, अगर अंग्रेजी को बात चलते तो आर्यभट्ट और भास्कर का जो भी तो है वो भी चुरा लेते। अंडरस्टैंड तो वो लोग तो अभी भी नहीं मान रहे कि जीरो इज इन्वेंटेड इन इंडिया। जो इसका पावर ज्यादा। तो हम यहाँ पे क्या समझा रहे थे, ये जो तत्व है जो हम बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सबके सब वेस्टर्न थ्योरी है, ठीक है ना, वेस्टर्न थ्योरी ऐसा बात नहीं, ठीक है। ये थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी इंडियन थ्योरी है, मिला जुला के हम आज पढ़ रहे हैं इंडिया में, ये बात है। तो आगे चलिए, सबसे पहले देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक क्या चीज, ठीक है। एक पहले का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल समझाएंगे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का मतलब क्या है।
हाँ, नहीं बात है। सवाल 7 पे आते हैं, ठीक है। तो सवाल 7 अभी क्या करें, द तमिलनाडु फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है ना, अन्नापड़ा रसकला आ गया हम। अब तामिली लोग क्या बोलेंगे तुमको समझ ही नहीं। So Tamil Nadu Fertilizers Limited is considering a proposal for the investment of 5 lakhs on product development which is expected to generate net cash flow for 6 year agenda। वो क्या कह रहे हैं, हम 5 लाख निवेश करेंगे पूंजी और अगले 6 सालों में हम ये पैसा जनरेट करेंगे। समझ रहे हो, रुपीज इन 1000 मतलब लाख, 1 लाख 1,60,000 इतना करके पैसा हम जनरेट करेंगे 1 2 3 4 6 साल। बहुत बढ़िया है। सिर्फ और सिर्फ 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, इतना करके पैसा मिलेगा, बढ़िया है, मौज है बस। तो अगले 6 साल में इतना करके जनरेट करेगा। वो कह रहा है कि कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, ये इग्नोर करें, ये तो दिया हुआ है जो आपका मेजर कर दिया है। तो कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। एडवाइज तो कंपनी, अब दिमाग होगा तब तो एडवाइस करोगे, तुम एडवाइस करोगे तो कंपनी तो डूबेगा ही। तो वो भी सही बात है। तो द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, एडवाइज द कंपनी ऑन द डिजायरेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द एक्सेप्टिंग प्रपोजल। भाई वो कह रहा है देखो हम तो फंसाएंगे 5 लाख और ये करके अगले 6 साल में पैसा मिलेगा। तुम बताओ ये कंपनी को ये प्रोजेक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आसान है, ये भी कोई बोलने वाला बात है। पैसा हम फंसाएंगे 5 लाख, देखते हैं कितना करके मिलेगा। पहला साल में कुछ ना मिलेगा, सही, कोई समस्या नहीं। फिर 1 लाख मिलेगा क्योंकि 1000 में है। 1 लाख, 2 लाख, तो 4 लाख, 5 लाख हो गए। अरे तो हो तो गए 5 लाख 4 साल में आकर के, 4 साल में आकर के हमको 5 लाख हो गया। फिर तो ये तो 3 6 9 लाख तो मुफ्त में मिल रहे हैं। बात देख रहे हो, ये 3 लाख और 6 लाख, 9 लाख मुफ्त में मिल रहे हैं 4 5 6 साल में। फिर तो प्रोजेक्ट को लगाना ही चाहिए। बिल्कुल गलत हो आप लोग, इसको देख करके नहीं किया जाता है काम। समझ में आई बात, इसको देख करके नहीं किया जाता है काम, क्यों, चलिए हम अभी बताते हैं। सवाल 7, यहीं पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं चाहिए। और हमेशा एक लाइन हम खींची देते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 साल में हमको पैसा मिल रहा है और 0 पीरियड में हम इन्वेस्ट करवा दे रहे हैं 5 लाख रुपए, और हमको जो कि बहुत ही बढ़िया पैसा मिल रहा है 6 साल में जा करके। समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से सोचिए, ये जो 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में जो पैसा मिल रहा है दैट इज आफ्टर 1 ईयर। 2 साल में जो पैसा मिल रहा है आफ्टर 2 ईयर, 3 साल में जो पैसा मिल रहा है आफ्टर 3 ईयर। क्या समझ में आई। ऐसे चलते 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 ये जो लास्ट में जो 6 साल में कितना पैसा मिल रहा था, बहुत 6 लाख मिल रहा था। ये जो 6 लाख रुपया मिल रहा था 6 साल में, ये 6 लाख रुपया हमको मिल रहा है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द 6 ईयर। ये 6 लाख का भाव आज की डेट में उसका वैल्यू 6 लाख नहीं है। ओहो, ये तो हम भूल ही गए थे। तो बाय अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समझ में आई बात, बाय अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नालायक हो तुम लोग, कोई समस्या नहीं, तुम्हारा मर्जी, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द थिंग। हाँ, 6 लाख आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द 6 ईयर, तो 6 लाख हमारे जो कि आज की डेट की वैल्यू के साथ वो इक्वल, सही सर, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, ये जो, और हम कंपेयर कर रहे हैं, हम तो कह रहे थे कि 1 2 3 4 4th ईयर में जा करके हमको पैसा हमारा जो 5 लाख रुपया है वो वसूल हो जा रहा है, रिकवर हो रहा है। हम कंपेयर किए, सो वी आर कंपेयरिंग द कैश फ्लो ऑफ सक्सीडिंग ईयर, फ्यूचर कैश फ्लो विद द इनिशियल आउटले। ये देखो इनिशियल कैश, तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ फ्यूचर कैश फ्लोज को हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन
दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी एट करंट स्टेज, बट दिस इज द मनी वैल्यू एट सम फ्यूचर डेट। अब समझ में आई बात, फ्यूचर डेट। तो हम क्या करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग, फ्यूचर डेट की कोई पैसा को करंट डेट की कोई पैसा के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज देयर। आज की डेट में जिस पैसा का भाव जितना है, फ्यूचर में उतना नहीं रहता है, उसका परचेजिंग पावर कम हो जाता है। इसलिए हम कैसा कंपेयर करेंगे, हाँ, ये जो 1 2 3 4 5 में जो पैसा मिल रहा है, दैट विल बी डिस्काउंटेड टू करंट पीरियड। दैट मीन्स कि आज की डेट की वैल्यू चाहिए, और ये सेकंड पीरियड में जो पैसा मिल रहा है उसको भी आज की डेट की वैल्यू चाहिए, और ये 3 भी, ये 4 भी, ये 5 भी, ये 6 भी। अब समझ में आई बात। दैट मीन्स कि ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज विल बी डिस्काउंटेड टू द टुडेज वैल्यू। देन ये जो पैसा हुआ, सपोज ये पैसा सब मिला करके सबका जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है ना, ये सबको फ्यूचर वैल्यू में है, प्रेजेंट वैल्यू में हम लाएंगे, सारे फ्यूचर की पैसा को प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, फिर देखेंगे 7 लाख हुआ। अब कंपेयर करेंगे, 5 लाख हम इन्वेस्ट किए थे, 7 लाख हमारा मिल रहा है, तो हम सरप्लस में हैं। यस, दिस प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। समझ में आई बात, दिस प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। ओ ऐसा बात है, हाँ। तो अभी क्या समझ में आई बात, इसी को कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये जो सरप्लस मिला उसका नाम होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलिए करके देखते हैं सवाल 6, ठीक है। फिर से एक बार सवाल 6 के लिए हम दिखा देते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर वैल्यू की कैश फ्लो है, ठीक है ना, आपको पता है ही फ्यूचर वैल्यू का कैश फ्लो है। और उसको प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लाएंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किससे मिलता है वो भी हम बताए थे। मैक्सिमम चांस है ये आपके सवाल में दिए हुए रहेंगे, मैक्सिमम चांस नहीं दिए हुए रहेंगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करोगे हम बताए थे। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। एट द रेट 15%, एट द रेट 15%, 15% में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे मिलेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, ठीक है। एट द रेट 15% में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे मिलेंगे, कैसे करोगे आप लोग, 1 डिवाइडेड बाई, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट होता है, तो 1 प्लस रेट का मतलब क्या हुआ, 1.15% का मतलब क्या हुआ, 1.5, ये करोगे आप, ठीक है। तो 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको कैसे मिलेगा, बिना किताब बिना इंडेक्स के साथ। कहीं ना कहीं तो जिंदगी में फंसोगे ना भाई, ऑफिस में तो ये नहीं कहोगे मैनेजर को हमको इंडेक्स दे दो हम काम करेंगे, वो भी तेरा ही काम है भाई, कौन देगा तेरे को। 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे मिलेगा, 1/1.15 करके देखो, 1/1.15, ठीक है, इक्वल टू मारो इतना ही आएगा, कितना आएगा 0.87 आएगा, आ गया 87, हाँ। फिर से इक्वल टू मारो 0.76, फिर से इक्वल टू मारो 0.66, फिर से इक्वल टू मारो 57, फिर से इक्वल टू मारो 50, फिर से इक्वल टू मारो 40। तो आपको समझ में आ गया बात कैसे निकालना है। तो यहाँ इसके बाद आप क्या करोगे, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू मारते जाना है बस, ठीक है। चलिए वैल्यू तो दिया हुआ है, माथापच्ची हम क्यों करें, तो सबके सब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, बस मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ईयर लिखेंगे, ईयर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है क्या, कैश फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%, 15% में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, ईयर, उसके बाद कैश फ्लो, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर प्रेजेंट वैल्यू। कॉपी कर दो तुरंत तुरंत, कॉपी मास्टर जितना भी हो, 1 2 3 4 5 6। तो कैश फ्लो कितना करके दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नील, अरे भाई, फिर उसके बाद है 100 रुपीज इन 1000, यहाँ पे आप ही लिख दो ब्रैकेट में, प्रेजेंट वैल्यू भी रुपीज इन 1000 हो जाएगा। ठीक, 3 में हुआ है 160, 4 में हुआ है 240, फिर 5 में 300,
6 ईयर में आकर के वो आए 6, और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना करके है 0.87, फिर है 0.76, फिर है 0.66, फिर 0.57, फिर है 0.50, फिर है 0.43, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही बात है। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, नील इंटू दिस वन क्या होगा 0.87 होगा कि नील 100.76 होगा। ठीक है, 76 पॉइंट कितना भी होना है, फिर 160.66, ये सब लाख में है। 160 इंटू 0.66, 105.60, 240, 240 इंटू 0.57, 136.8, फिर 150, फिर 0.4, 218। ठीक है, फिर इस सारे के सारे को इक्वल भी कैसे करोगे वो भी हम बताएंगे। जीटी मार दोगे, समझ में आई बात। इंटू करोगे, ये इंटू इंटू इक्वल टू, ये इंटू इंटू इक्वल टू मार दोगे, लास्ट में जीटी मार दोगे, आंसर आ जाएगा। अगर सही पैटर्न में किए हो तो ये सारे को इक्वल करके आपको कितना हो रहा है 726.40। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। तो ये हम क्या किए, ध्यान से सुनो, ये हम क्या किए, जो एट द एंड ऑफ 1 2 3 4 5 6 था, उस ईयर में जितना कैश फ्लो आ रहा था उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया। दैट मीन दिस इज द टुडेज वैल्यू, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो 72640 इसका मतलब क्या, करोड़ हो रहा है, 7,26,40,40,000। ठीक है, तो दिस मच ऑफ मनी इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में लिखो, इसके अगेंस्ट में लिखो टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना, एट जीरो पीरियड। तो इसी से हम माइनस करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे, समझ रहे हो कि 726.40 प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की डेट में देखा जाए तो इतना पैसा मिलेगा। लेकिन हम टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं यहाँ पे बताए थे आपको, देखो 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर भी तो बहुत सरप्लस हो रहा है। तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू से हम लेस करेंगे, लेस इनिशियल कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो और आउटले इसको कहते हैं। तो यहाँ पे 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मतलब 500.00 लिख दो, है कि नहीं, 500.00 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 226.40। दिस इज व्हाट कॉल्ड, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू से इनिशियल प्रेजेंट, इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस किया। सुनिए, सेम चीज कंपेयर हो सकता है, सेम चीज कंपेयर हो सकता है, कैसे, नए सारे के सारे फ्यूचर कैश को हम प्रेजेंट कैश में कन्वर्ट किए, प्रेजेंट वैल्यू में, और ये जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में ही है। ध्यान से सोचो, क्योंकि आज की डेट की वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, तो प्रेजेंट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू माइनस हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू माइनस नहीं है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू माइनस हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रेजेंट वैल्यू, और एनपी, समझ में आई बात, और इसका नाम क्या है एनपी। ठीक है, कितना हो, दो कितना भी हो रहा है 2,26,000, सॉरी 2,26,000, सॉरी इंटू 1000 कर देने पे जितना होगा 2,26,400। अच्छा, वट एवर मे बी द फिगर, नाउ जितने भी हमको पैसा मिला और जितना भी हम पैसा इन्वेस्ट किए थे, अगर आज की डेट में भी देखा जाए तो भी आज की डेट में 2,26,400 रुपये बच रहे। तो ये तो पॉजिटिव सरप्लस है, इसलिए ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। हमको ज्यादा पैसा सरप्लस हो रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, इसलिए लिखो यहाँ पे कमेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हम कमेंट क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेबल, जो भी है, तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड एज एज एक्सेप्टेबल लिखो, क्योंकि तुम नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है,
प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल एज द एनपीवी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? हमको मिला ज़्यादा, हम गवाए कम, तो हमको सरप्लस हुआ। तो आज तो एनपीवी इज पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव फिगर हो, दिस वन इज पॉजिटिव फिगर हो, तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एनपीवी इज पॉजिटिव, दैट इज 2,26,400। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग, ठीक है। यही बात है। हो गया, चलिए। तो एनपीवी आपको क्या समझ में आया? आप भी लिखो एनपीवी का मतलब। जब प्रॉब्लम कर देंगे उसके बाद कॉन्क्रीट हो जाता है समझना, उसके बाद हम बताते हैं कि उसका मतलब और महत्व क्या है। तो एनपीवी का अभी मतलब क्या हुआ, देखो बता रहे हैं आपको। एनपीवी का मतलब क्या हुआ ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, ठीक है। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इनफ्लोज लिखने का मतलब ये होता है सब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज लेस इनिशियल कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो भी एक नहीं, दो तीन हो सकता है। कैसे? मान लो तुम फर्स्ट ईयर में थोड़ा इन्वेस्ट किए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो प्लांट में, फिर आगे इन्वेस्ट नहीं किए, 8 साल तक आपको पैसा मिला। तो देयर में भी सेवरल कैश इनफ्लोज एंड सेवरल कैश आउटफ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ऑल कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल आउटफ्लोज, दैट इज व्हाट कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब समझ आएगा, एक बहुत अच्छी टूल है। तो इसमें बात यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कैश को कंपेयर नहीं किए, फ्यूचर कैश को डिस्काउंट करके हम कंपेयर किए, ठीक है ना, यही बात। अब क्या लिखा हुआ था देखो, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में क्या लिखा हुआ था, ठीक है, यही बात है। तो वही चीज लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट कर दो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो लेस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो, ठीक है। उसको देखो हर एक कैश को जो है, हर एक कैश फ्लो को जो है, कैश फ्लो 1 2 3 एंड एन, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लाना है आपको पता है ही। उसको प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लाना है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट, फर्स्ट रेट, देन 1 प्लस आर टू द पावर 2, देन 3। जैसे हम जो इक्वल टू मार रहे हैं ना, वो वही वाला फिगर है, नीचे वाला फिगर, समझ में आई बात। 1 प्लस रेट, तो वो एक एक प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर माइनस करोगे तो, ठीक है, यही बात है। तो ये है एनपीवी का जो मतलब मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है, ये चीज़ जहाँ पे आप ये चीज़ आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो स्टेप्स टू कैलकुलेटिंग एनपीवी लिखा होता है। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर फर्स्ट डिटरमाइन करना होगा कैश इनफ्लो कितना है हर एक साल में, कैश इनफ्लो कैसे निकालोगे वो भी बताए थे आपको। हो सकता है बुक में कैश इनफ्लो ना देगा, दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो आपको पता है ही नेट प्रॉफिट, अगर सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें से फास्ट करोगे, लेस करोगे टैक्स, तो फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। समझ में आई बात। फिर से एड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन, फिर से एड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन, तब जा करके आपको मिलेगा कैश फ्लो। जल्दी जा रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है ही, नहीं तो नहीं आना है। फिर आपको मिल जाएगा कैश फ्लो। अगर पहले कैश फ्लो दिया हो तो ठीक है, फिर सिलेक्ट करो डिजायर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, वो तो दिया होगा ही, डिस्काउंटिंग फैक्टर ये सब लिखा हुआ प्रैक्टिकली थिंग्स, ठीक है ना। फिर डिसीजन रूल, यहाँ पे देखो डिसीजन रूल, क्या डिसीजन लेंगे हम, अगर एनपीवी इक्वल टू और मोर देन 0 है देन एक्सेप्ट द प्रपोजल। हमारे क्षेत्र में अब देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भाव मिला, मिला कि नहीं, हमारा सरप्लस हुआ पैसा, 7,26,000 रुपए टोटल 6 साल में हमको मिल रहा था प्रेजेंट वैल्यू में, और 5 लाख हम इन्वेस्ट करें तो हमको पॉजिटिव हुआ। तो वो कह रहा है कि भाई पॉजिटिव हो तो एक्सेप्ट करो, एनपीवी अगर लेस देन 0 है रिजेक्ट द प्रपोजल, ओके, नेगेटिव फिगर हुआ रिजेक्ट कर दो, यही बात है, समझ में आई बात। ये है एडवांटेजेस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का एडवांटेजेस क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, कैश फ्लो को कंसीडर करके काम करता है, ना ही कि सिर्फ प्रॉफिट को। तो ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि प्रॉफिट आप देख रहे हो हाथ में 5 लाख होगा, दैट डजेंट मीन कि 5 लाख पैसा आज आपके पास है, तो पैसा नहीं है आपके पास, डेटर के पास पैसा पड़ा हुआ कंसिडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, इसलिए वो एडवांटेजेस थी।
और उसका लिमिटेशन क्या है, लेंथी प्रोसेस है, डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन करने में, ये सब। तो मेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये कॉपी कर लो। आगे और क्या है हम देख रहे हैं, खत्म नहीं हुआ अभी तक। आगे है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायर्ड फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। समझ में आई बात, यही बात। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कोई कुछ नहीं, बहुत इजी है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल कैश आउटले, अगर मोर देन 1 होगा आपको, ये बात। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम बता रहे हैं आपको, लास्ट में ही इंटरनल रेट ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड लास्ट में कितना होता है। ठीक है, समझ आया। अभी देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, चलिए कहाँ पे दिया हुआ है एक बार देख लेते, फिर उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया थ्योरी लिखा हो, हालांकि आप हर एक पेज कॉपी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको उपलब्ध करवाने की, लेकिन वक्त नहीं होता है बाबू, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इज्जत है, दौलत है, शरत है, वक्त नहीं है। का वक्त नहीं। सुने हो कि नहीं। हाँ, ये सब रोल कर रहे थे हम कॉलेज टाइम में। पीआई 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 कहाँ निकलेगा बाबू, पीआई का कुछ चक्कर है, कहाँ निकलते हैं। अरे भाई, भाई सब कुछ दे रखा है 10 नंबर में, ये तो अवेंजर हो गया भाई सवाल तो। ठीक है, हम 10वां नंबर करवा देते हैं। ग्यारहवा नंबर में IRR बनेगा। IRR किचड़ा चीज है भाई, बताएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे, बात नहीं। क्वेश्चन 10 में सब कुछ दे रखा है, लेकिन टाइम में बताना हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलिए, अब जो लास्ट टाइम बच्चे हुए वही फायदे में आने वाले हैं, वैसे तो नाना एक तो चल गए। तो फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर रिटर्न करेंगे, जहाँ पे एक तो पूरा सवाल क्या होता है कि पहले थियोरेटिकली किसी चीज़ को हम समझाते रहते हैं, समझने में मुश्किल होता है। ठीक है, उसको हकीकत में देख लिया करो, उसके बाद समझ में आता है, फिर वहाँ पे हम रिटर्न करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चीज़ क्या है, एक सब कुछ मिला जुला के दिया हुआ है, उसी पे हम बात करते हैं। लंबा है तब तो मज़ा है। अलग अलग तो अच्छा होगा।
जो कहोगे वो करवा देंगे। इसके बाद लो, खा लो पी लो फिर भी उठना। दिया ही नहीं है, अब इसको समझा देते हैं, कल हम बताएंगे। चलिए, हाँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या मतलब हो गया? जो सवाल हम देख रहे थे अभी, वो जो दिया हुआ बुक में, वो लंबा चलने वाला है, इसलिए लंबा सवाल एक फ्रेश माइंड में किया जा सकता है। तो अभी डांटोगे फिर हम कुछ बताएंगे तो मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसको कहा जाता है पीआई, ठीक है ना। तो पीआई वो साइंस वाला पीआई नहीं है, ठीक है। तो पीआई कैसे काम करोगे देख लो एक बार, क्या चीज़ है। तो मान लो वो सब कुछ मिला करके आपको, अच्छा, पहला सवाल तो था ही ना भाई, इसी से हम काम करवा लेते। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का संपूर्ण गद्दा है, बोल दिए, समझ मत जाना, ठीक है। ये देखो, तो बात यही था कि आपको जितना कैश इनफ्लो हुआ 726.40, और जितना कैश आउटफ्लो था उसका रेशियो कितना है, बस काम खत्म। देखा कितना इजी कर दिया है, उसका रेशियो ही बस लिखना है और कुछ नहीं, यही बात है, ठीक है ना। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, उसमें आइडिया होता है कि तुम कितना रेवेन्यू जनरेट किए हो, की बात है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो लिखा हो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और पीआई का मतलब क्या है ना, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो होने चाहिए बिल्कुल। दैट मीन्स कि सारे कैश इनफ्लोज यहीं पे आ जाने हैं। फिर इनिशियल कैश आउटफ्लो और टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, अगर कैश आउटफ्लो होगा फ्यूचर डेट में तब डिस्काउंटेड, हमारा तो इनिशियल ही था, तो सारे के सारे कैश आउटफ्लोज डिवाइड हो जाएंगे। बहुत इजी। अगर ये वन मोर देन वन होगा तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, लेस देन वन होगा तो रिजेक्ट द प्रपोजल। समझ में आई बात? और ये जो इक्वल टू वाला चक्कर है ना, वो मैनेजर डिसाइड करेगा तुम कौन फेवरेट, क्या होने क्या नहीं। तो बात वही है, यहाँ पे देख लो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे होगा। तो ठीक है क्वेश्चन, तो आज पर दो प्रीवियस सवाल क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे हमें, तो हमको मिल रहा था कितना, ध्यान से देखो, हमको मिल रहा था 726 पॉइंट, लिखने से बहुत खराब लगेगा, 400, 7,26,400 हमको मिल रहा था, और हम इन्वेस्ट कितना कर दिए थे, 5 लाख रुपए। अरे भाई, क्या बता सकते हैं उसका रेशियो कितना होने वाला है, चलिए मार देते हैं, 7,26,400 डिवाइड बाई 5 लाख इक्वल टू 1.4528, छोड़ दो 1.45। इंडेक्स का मतलब ही तो वही होता है, इंडेक्स का मतलब ही तो रेशियो होता है। तो 1.45 ये क्या दर्शाता है भाई, क्या दर्शाता है, मतलब 1.45 बटा 1। अगर 1 रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 1.45 रुपया, वो भी प्रेजेंट वैल्यू में, मतलब डिस्काउंटेड होकर, डिस्काउंटेड होकर के का एक मतलब कोई समझता है, इसका मतलब ये होता है आफ्टर हमारा एक्सपेंडिचर जा करके और हमारा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये डिस्काउंटेड फिगर है 15% में। डिस्काउंटेड फिगर का मतलब क्या होता है, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट है तो उसको हटा के, और हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो उसको हटा के, दैट मीन दिस इज आवर प्योर प्रॉफिट। समझ में आई बात, क्योंकि ये डिस्काउंटेड हो चुका है, प्योर प्रॉफिट। तो 1.45 हुआ का मतलब है अगर कोई 1 रुपया बाजार में लगाता है इस प्रोजेक्ट में, तो 1.45 आज की डेट में आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू में। समझ में आई बात, दिस इज व्हाट कॉल्ड, देखिए हमें तो अच्छा चीज समझा दी, अब ना लाइक सब चलेंगे, मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हुआ ना, बहुत इजी है, आपको यहाँ पे लिखना है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, कचरा हो गया, इरेज कर देते हैं,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सर कैश आउटफ्लो तो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही होता है। नहीं नहीं नहीं, आगे जा करके आप देखोगे नहीं भी होता है। कैसे, हम बता रहे हैं। सपोज जीरो पीरियड में आप 5 लाख इन्वेस्ट किए, 1 2 3 4 5 6 में पैसा मिल रहा है ठीक है। आप इन्वेस्ट भी तो करोगे ना, 50,000 कर सकते हो, यहाँ पे 30,000 कर सकते हो। तो एक प्लांट में हो सकता है 3 साल में इन्वेस्ट होगा और शुरुआती दिन से पैसा मिलेगा। तो इनफ्लोज भी बहुत हो सकते हैं, आउटफ्लो भी बहुत हो सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कर देंगे तो हमको कितना मिला था 1.45। अब देखने वाला बात ये है, अगर ये ऊपर वाला फिगर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या, समझने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि ये ज्यादा सरप्लस दे रहा है। कितना ज्यादा दे रहा है ना, 1.45 हमको मिल रहा है, 1 हम लगाए हैं, ठीक है। तो कितना सरप्लस मिल रहा है, 1.45 माइनस 1.00 इक्वल टू 0.45। तो हमको 45% का प्रॉफिट ये दे रहा है। समझ में आई बात। 45% प्रॉफिट का नहीं, सरप्लस दे रहा है, कैश का सरप्लस दे रहा है। इसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो पीआई एक बढ़िया चीज हो गया, बिल्कुल बढ़िया चीज हो गया। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा हो तो एक्सेप्ट द प्रोपोजल, अगर 1 से कम हो तो रिजेक्ट द प्रोपोजल। नाउ सपोज पीआई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। आप लिखो दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। आप लिखोगे दिस प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड आज इट गिव्स द इक्वल कैश फ्लो, आप लिख सकते हो। ये है प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये एडवांटेजेस ऑफ पीआई, ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ पीआई, ठीक है ना। फिर देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कर लें। फर्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये कब एक्सेप्ट करोगे उसका भी एक्सेप्टेंस रूल है, उस एक्सेप्टेंस रूल्स के ऊपर चलेंगे। मॉडिफाइड आईआरआर और आज तक फिर आ गया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कुछ नहीं है, आप कैश फ्लो को प्लेन डिवाइड कर दे रहे थे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या होगा ना, सारे के सारे कैश फ्लो को आप कर दोगे डिस्काउंट, उसके बाद करोगे डिवाइड। समझ में आई बात। फिर समरी दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र है, हम दे रखे हैं सारे के सारे फॉर्मूले के ब्रह्मास्त्र। समरी दिया हुआ है, इतना सारा चीज के मतलब आओगे तो अपना समझ में आएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है। थैंक यू। तो नहीं कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, कोई समझते नहीं आओगे, चलेगा नालायक से। तो दिस विल बी डिस्कस्ड। तो यकीन मानो कल ये खत्म हो जाएगा। तो एक एक आपको समझ भी आएगा, प्रॉब्लम भी सारे करवा देंगे। 2 आवर्स रहोगे, कंटिन्यूसली रहोगे, मेरा मानो सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉल्व बने हैं। और आप जितने भी अपकमिंग कैरियर एंट्रांस में ऐसा कोई भी सवाल, मतलब ऐसा कोई एंट्रांस नहीं है जहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले हैं सवाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल मिलने हैं। कैपिटल बजटिंग आने हैं, लेवरेज आने हैं, आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आने हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आने हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आने हैं। मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख जाओगे तो मैथमेटिक्स होता है तो नालायक की तरह मार्क रखते हो, कम से कम एफए में मार्क रख लो। एंड ऑल दीज आर द मार्क फेचिंग सब्जेक्ट, वही तो हम कह रहे हैं, ये मार्क फेचिंग सब्जेक्ट है। तो पीजी में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एमबीए में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो तुम्हारा सीए भी हो जाएगा, पीजी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब हर जगह में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये बात है, धन्यवाद।